अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक सवाल वो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको क्लास में सॉल्व करूं। आप ना सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। ये ACCA का एक आर्टिकल था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसको मैंने एक सवाल की शक्ल दी हुई है। छोटा सा सवाल है, आप ऐसा करें कि सवाल पढ़ के उसका सोल्यूशन ज़बानी देख लें, फिर मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये अभी हमने किया है मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 ना, तो बस इसी से अगला सवाल है 26 मेरी बुक में क्वेश्चन 26। सवाल पढ़ के सोल्यूशन देख लें बस, लेकिन टाइम जाया करने के लिए नहीं कह रहा, सवाल पढ़ के वाकई सोल्यूशन देखें, फिर मैं आपको इसी से ही डिसीजन ट्री भी समझा देता हूं।
जी हाँ, चले मैं इसी को ना डिसीजन ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बताता हूँ तो डिस्कशन में भी आ जाएगा। डिसीजन ट्री ये ज्यादातर तो ये रेलिवेंट होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन इसको सिलेबस के अंदर रखा हुआ है, निकाला नहीं हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म में भी चल सकता है, वरना कॉन्सेप्चुअली ये शॉर्ट टर्म के लिए फिट बनता है। इसमें मैं जो सामने बनाने लगा हूं ना, एक मिसाल ले रहा हूं, बस उस मिसाल से ही समझा रहा हूं, और मेरे ख्याल में वही इसका कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए काफी होगा। इसमें एक डायग्राम सी होती है और पेज पे जगह हो तो चाहे इसको ऐसे फैला लें, ऐसे हो तो ऐसे फैला लें, यानी इसमें दरख्त में फैलना है, चाहे वो बेल की तरह फैल जाए, चाहे वो दरख्त की तरह फैले। इसमें डब्बे और सर्कल यूज होते हैं, ये भी कुछ नहीं लाजमी बात नहीं है, लेकिन चलो डब्बा होता है हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट, यानी हमारा ये दो राह है। बॉक्स हम एक पॉइंट पे खड़े हैं जहां से दो रास्ते हैं, या हमने इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पुराने वक्तों का कोई फार्मूला पड़ा हुआ था किसी प्रोडक्ट का, लेकिन तब इरादा बदल गया था तो इसको फिर हमने शेल्फ कर दिया था, इसको मजीद आगे नहीं बढ़ाया था। अब हालात बता रहे हैं कि अब हम अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें तो कुछ बेहतरी हो सकती है। तो अब हमारे पास एक्शन ये है कि या तो हम फार्मूले को एज इट इज सेल कर दें किसी को, या फिर हम इसको मजीद डेवलप करके आजकल के हालात के हिसाब से अपडेट कर लें। अगर अभी सेल कर दिया तो ये सर्कल इस्तेमाल होता है आउटकम के लिए कि मिलेगा क्या, तो अगर अभी सेल कर दिया तो मिलेगा 10 मिलियन। ये सवाल में नहीं है, मैं अभी खुद ही बना रहा हूं। लेकिन अगर डेवलप किया तो फिर इस पे 3 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर इसमें मिलेगा क्या, आउटकम मिलेगा क्या। लेकिन यहां से भी आगे ना दो रास्ते हैं। 3 मिलियन लगा के जब इस फार्मूले को हम फर्दर डेवलप करेंगे, यानी इसके अंदर चेंजेस लानी शुरू करेंगे, कुछ और हम कोई मेडिसिन बनाना शुरू कर रहे थे किसी दौर में, कोरोना आया था, उस दौर में मेहनत की थी, लेकिन इतने में बाकियों ने कर दी, तो कहा छोड़ो यार रहने दो, तो कोरोना ही फ्लॉप हो गया, तो वो काम हमने तब छोड़ दिया था। तो अब कोरोना का कोई और एडवांस वर्जन आया और अब हमें लगी जरूरत कि चलो अब हम पुराने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो या तो हम उस अधूरे काम को किसी को बेच दें, या फिर हम उस अधूरे काम को मजीद डेवलप करके इस फार्मूले को इंप्रूव करें। अब कोई नया वर्जन आया है बीमारी का, उसके ऊपर हम काम करने लगे। इसका आउटकम है ये सर्कल आउटकम के लिए। हो सकता है कि हमारी ये डेवलपमेंट फेल हो जाए, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। आउटकम सर्कल हो रहा है आउटकम के लिए। तो अगर हमने डेवलप किया 3 मिलियन लगा के, तो हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए। अगर फेल हो गए तो फिर ये जो फार्मूला हमने आगे बढ़ाया होगा ये बिल्कुल कूड़ा होगा, कागज फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर हमें इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्शन स्टार्ट की तो आगे फिर हमें लगता है कि या तो ये प्रोडक्शन अच्छी जाएगी या एवरेज जाएगी, यानी या तो गुड सेल्स होंगी या बस एवरेज सेल्स होंगी, यानी या तो बहुत अच्छा चल जाएगा प्रोजेक्ट या इतना अच्छा नहीं चलेगा। अगर प्रोजेक्ट अच्छा चला, सक्सेसफुल हुआ, तो हम इससे फिर दवाइयां बना के बेचेंगे। दवाइयां बना के जब बेचेंगे या तो वो सेल्स अच्छी जाएंगी या इतनी अच्छी नहीं जाएंगी। अगर अच्छी गई तो उनकी एनपीवी होगी 16 मिलियन, नहीं 20 मिलियन। और अगर इतनी अच्छी नहीं गई, अच्छा 20 मिलियन कैसे कैलकुलेटेड है, इस प्रोजेक्ट की लाइफ, जितने अरसे तक हम दवाइयां बेच लेंगे उनकी सेल्स, उनकी कॉस्ट, ये सब उनकी एनपीवी है। और अगर अच्छी नहीं गई, दरमियानी सी गई, तो इनकी एनपीवी निकलेगी 9 मिलियन। पहले यहां तक देखें शाखें जो मैंने बनाई हैं, ये बात समझ आई कि नहीं। अब चूंकि ये आउटकम ये है डिसीजन मेकिंग पॉइंट, यानी हमने फैसला करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना। इन शाखों के चांसेस नहीं है कि 30% चांस है कि हम बेच देंगे, 70% चांस है कि डेवलप कर देंगे, नहीं, ये हमारा एक्शन पॉइंट है। डब्बा है, हम जहां खड़े हैं वहां से हमने खुद या इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन ये जो आउटकम पॉइंट है, ये या ये रिजल्ट निकलेगा या ये रिजल्ट निकलेगा, इस पे प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो अगर तो हमने डेवलपमेंट पे 3 मिलियन लगाए, तो या तो हमारी डेवलपमेंट के रिजल्ट में जो फार्मूला था वो बर्बाद हो जाएगा या अच्छा बन जाएगा। इस बात के चांसेस 0.2 हैं, इस बात के चांसेस 0.8 है। अगर हमने फार्मूला सक्सेसफुली बना लिया और हमने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो फिर या तो अच्छी सेल्स होंगी या दरमियानी होंगी। इसके चांसेस 0.7 है, इसके चांसेस 0.3 है। अब हमने इन फाइनल वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से गुजारते हुए यहां लाना है, और ये सारी शाखें इससे आगे निकल रही हैं। ये तो डेड एंड है ना, मतलब ये तो बस फाइनल 10 मिलियन फौरन मिल जाएगा। ये सारी फिगर्स ये इससे मिलती हैं आके। तो अब हम ये दरख्त बनाने के बाद अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे। ऑप्शन 1 डेवलप। तो अगर हमने डेवलप किया तो एनपीवी होगी
20 मिलियन मिलेगा, इसके चांसेस 0.7 है, और 9 मिलियन मिलेगा, इसके चांसेस 0.3 हैं। लेकिन ये भी तब होगा अगर सक्सेसफुल होंगे, तो उसके चांसेस ये हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, फेलियर की भी कोई वैल्यू डाल ही लेते हैं। अगर फार्मूला फ्लॉप हो गया तो किसी को बेवकूफ बना के हम ये फार्मूला 1 मिलियन का बेच लेंगे। तो ये सारा नीला नीला ये है, और ये क्या करूं, और ये क्या किया मैंने, जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना। देखिए क्या आंसर बना, पॉइंट, और दूसरी ऑप्शन क्या है, सेल नाउ। तो इस पे हमें एनपीवी 10 मिलियन मिलेगी। तो हमारा फिर एक्शन क्या होगा, इसको डिसीजन ट्री कहते हैं, और ये तभी इस्तेमाल होता है जहां पर प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी आ जाए। तो ये एक्शन पॉइंट है, यानी ये हमारा डिसीजन पॉइंट है, ये आउटकम पॉइंट है। आउटकम पॉइंट से शाखें निकलनी है और उनमें प्रोबेबिलिटीज यूज होनी है। हमने इन सारी फिगर्स को, ये जो दरख्तों पे फल लग रहे हैं, हमने इन शाखों से खींचते हुए इसको इस आउटकम वाले पॉइंट पे लाना है। तो एक बार दरख्त फैला के फिर इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करके तो वैल्यूएशन वाला आंसर होगा। ये अगर हमने डेवलप किया तो उसका रिजल्ट ये निकलना है। तो अब यहां आने के लिए ये भी आएगा और ये भी इधर ही आ रहा है ना, नहीं जा रहे। हमने 3 मिलियन लगा के डेवलपमेंट की। अब इसका आउटकम दो रास्ते हैं, या ये मेहनत फेल हो जाएगी या कामयाब हो जाएगी। अगर फेल हो गई तो बेकार फार्मूला होगा, लेकिन किसी को बेवकूफ बना के 1 मिलियन का बेच लेंगे फार्मूला। कामयाब हो गए तो फिर आगे और रास्ते खुल जाएंगे। दरमियान नहीं है ना। ये ऑप्शन 1 किसको कह रहा हूं मैं, नहीं इसको ऑप्शन 1, इसको ऑप्शन 2 कह रहा हूं। इस ऑप्शन 1 का रिजल्ट देखें, एक्शन से आगे जो दो रास्ते हैं ना, इन पॉइंट्स के ऊपर फाइनल वैल्यूज निकलनी है जिनके कंपैरिजन से फैसला होना है। ये डिसीजन पॉइंट है, इससे दो रास्ते हैं। अब इन दो रास्तों में से हमने चूज करना है, तो इन दो रास्तों की सिरों की वैल्यूज निकलेंगे तो चूज करेंगे ना। तो आपने इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, इससे आगे जो फैला हुआ है उस सबको समेट के यहां लाना है। जो यहां से निकला है, यहां से सिर्फ ये रास्ता नहीं निकल रहा, ये भी निकल रहा है। तो ये मैंने तकरीबन वैसा से बना ही दिया ऑलरेडी, जो अभी आपने सवाल पढ़ा है। तो ये डिसीजन ट्री होता है।
सबसे ज्यादा टाइम इस टॉपिक पे इसलिए लगता है कि एक तो वैसे लेंथी भी है, इतने सारे सवाल हैं और पेपर में सवाल लाजमी आता है। दूसरा, इसमें अब जो मैंने आपको डिस्काउंटिंग वगैरह और कैश फ्लोज बनाना सिखा दिया ना, वैल्यूएशन में यही सब दोबारा यूज हो रहा होगा, तो इसलिए ये मेहनत वहां इस्तेमाल होगी वैल्यूएशन में। फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टॉपिक पढ़ाने मैंने सबसे आखिर में, क्योंकि जो बीएफडी मुझे कहीं समझ नहीं आता कि किस चैप्टर में डालूं, तो वो चैप्टर में होता है, क्योंकि सब मिक्सचर होता है, तो उसमें भी ये कैश फ्लोज होंगे बहुत सारे, क्योंकि बीएफडी में मेनली फिजिबिलिटीज हैं। आप यानी जो चैप्टर बनाया, ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, तो इनमें दो ही बातें हैं, या बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है या बिजनेस ने पैसा रेज करना है, ये दो ही बातें, या पैसा लेना होगा या पैसा आगे लगाना होगा। तो जो आगे पैसा लगाना होगा वो ये, और जो लेना होगा पैसा वो सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ाऊंगा। बाकी एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो पाकिस्तान में बेशक उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो है। रिस्क मैनेजमेंट है, करेंसी रिस्क है, इंटरेस्ट रिस्क है, या टिपिकली स्टॉक मार्केट की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये भी बीएफडी का हिस्सा है भाई। ये मैंने ना बुक को बांटा हुआ है, मेरा ख्याल है 7 चैप्टर बनाए हुए मैंने, शायद हैं 8 बनाए हुए हैं। तो एक ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, बिजनेस वैल्यूएशन है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये हो गया पैसे का इस्तेमाल। फिर उसके अलावा पोर्टफोलियो और करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट्स, ये है। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, फार्मूलों के लिए छोटा सा बनाया हुआ है। मैं अगर अलग कैपिटल ना भी बताता तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैं डाल सकता था उसको। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का बस आखिरी हिस्सा, कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग कैपिटल राशनिंग का पहले मैं एक ओवरऑल पूरी रेंज बता देता हूं, फिर उनमें से टुकड़े टुकड़े पढ़ाऊंगा। कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर बिजनेस को बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं तो सब में लगा दें पैसा, सारे ही अच्छे हैं। नहीं, क्यों? पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो सब में लगा देते। अच्छा, या तो पैसे हैं नहीं या हम पैसे लगाना नहीं चाह रहे, यानी हार्ड कैपिटल राशनिंग या सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग, पैसे हैं ही नहीं, दे ही नहीं रहा कोई पैसे, या फिर हम खुद ही नहीं लगाना चाह रहे, हमने खुद बस लिमिट कर लिया, नहीं इससे ज्यादा काम को फैलाना नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, नींद आ रही है। तो कैपिटल राशनिंग के बिजनेस के पास जो पैसा अवेलेबल है वो सारा इन्वेस्ट नहीं करना, या तो है ही नहीं या लगाना चाह नहीं रहे, यानी ख्वाहिशें बहुत हैं लेकिन रिसोर्सेज कम है, ये कैपिटल राशनिंग है। तो आम अकल भी ऐसे ही है, अगर जज्बाती फैसला ना करें, अकल से फैसला करें, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, तो रिसोर्सेज का अकलमंद इस्तेमाल क्या होता है? इंसान की बात करें तो जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, और अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं, बस अब इन्वेस्ट करना है, तो अकलमंदी ये है कि रिसोर्सेज वहां इन्वेस्ट करें जहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिल जाए उन रिसोर्सेज का, यानी सोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। तो कैपिटल राशनिंग का कॉन्सेप्ट है कि पैसा लिमिटेड है लेकिन प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं लेकिन अवेलेबल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट कम है। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अच्छे प्रोजेक्ट ज्यादा हैं, अवेलेबल फंड्स कम है, तो ये कैपिटल राशनिंग है। तो इस सारे मसले का हमारा मकसद ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स, ये हमारा इस मेहनत का ऑब्जेक्टिव है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल एनपीवी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल एनपीवी से मेरी मुराद ये है कि अगर प्रोजेक्ट ए बी सी डी सारे अच्छे हैं लेकिन हमारे पास पैसा थोड़ा है, हम सब में नहीं लगा सकते, तो उनमें लगा लें जिसमें टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा है। ये मुझे मजा नहीं आया, मैं बात समझा नहीं सका। ए बी सी डी, हम सब में पैसा नहीं लगा सकते, ए और बी में लगा सकते होंगे, बी और सी में लगा सकते होंगे, सी और डी में लगा सकते होंगे, बी और डी में लगा सकते होंगे, ए और सी में लगा सकते होंगे, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं। तो हम वो कॉम्बिनेशन चुनेंगे जिसमें टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा आ रही होगी। जैसे हो सकता है ए और बी वाले कॉम्बिनेशन से 40 मिलियन आती हो, सी और डी वाले से 45 मिलियन आती हो, ए और सी वाले से 70 मिलियन आती हो, सी और डी वाले से 15 मिलियन आती हो। तो हम वो कॉम्बिनेशन लेंगे जहां पर टोटल एनपीवी मैक्सिमम आ रही होगी। ये इस सारी मेहनत का ऑब्जेक्टिव है। तो कैपिटल राशनिंग मसला क्या है? अच्छे प्रोजेक्ट ज्यादा है, अवेलेबल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट कम है, और जहां जो भी मेहनत करने लगे उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फंड्स की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करना चाह रहे हैं, यानी हम ऐसा इन्वेस्टमेंट मिक्स बनाना चाह रहे हैं कि हमारी टोटल एनपीवी मैक्सिमाइज हो सके।
नहीं, इससे बेहतर शाख होगी जी। नहीं समझा नहीं। नहीं, 3-3 चार्टर भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। इसके लिए सवालों में एक और टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज प्रोजेक्ट कैन बी स्केल्ड डाउन और प्रोजेक्ट कैन नॉट बी स्केल्ड डाउन। कैपिटल राशनिंग के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट होना जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट एक है तो फिर टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक ही तब है जब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपल, और हमारी ख्वाहिश तो सब करना है लेकिन हम सब नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर उनमें से चुनने पड़ेंगे कि कौन से करने हैं। तो मैंने उन चुनने के लिए हल बताने से पहले 2 कैटेगरीज बना दी कि या तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। अगर तो प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है तो फिर इस मसले का हल हिट एंड ट्रायल मेथड ही होगा। क्या कहते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड ही होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है कि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे और किसको चुन लेंगे, जिसमें कैसे कौन सा बेस्ट होगा, जिसमें टोटल एनपीवी, सारे चुने हुए प्रोजेक्ट्स की ग्रैंड टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा होगी। तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगेगा, यानी हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और फिर फाइनली वो कॉम्बिनेशन चुन लेंगे जिसकी टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, स्केल डाउन का मतलब वो डिविजिबल बताने लगा ना। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमें इस वक्त ऑप्शन ये नजर आ रही है कि हम एक हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, एक होटल भी खोल सकते हैं, एक स्कूल भी खोल सकते हैं, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और डिविजिबल का मतलब ये है कि अगर हम हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं तो हम 100 बेड वाला भी कर सकते हैं या चलो 50 बेड वाला भी चलेगा। अगर हम रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं और हम एक वक्त में 100 लोगों की सिटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं, चलो खैर 40 भी हो जाएगी, तो इसका मतलब है जो हमने सोचा है वो कम भी हो सकता है, तो उसको डिविजिबल कहते हैं। यानी एक फुल प्रोजेक्ट है कि एक फुल फ्लैज हॉस्पिटल बनाना, चलो छोटा भी बना सकते हैं हॉस्पिटल। एक प्रोजेक्ट है कि फुल फ्लैज होटल बनाना है, चलो छोटे होटल से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे अगर कोई स्कूल हो, और स्कूल होता नहीं है ऐसे, वैसे बता रहा हूं कि अगर स्कूल एक कंप्लीट स्कूल बोर्ड से जो रजिस्टर भी कराना है, हो सकता है रिक्वायरमेंट क्योंकि ये कम से कम स्कूल होगा ही वो जिसमें 20 कमरे होंगे और एक लैब होगी और ये सब होगा। इसके अलावा स्कूल बनना अलाउड ही नहीं है। तो या तो वो पूरा स्कूल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आधा स्कूल नहीं बना सकेंगे, तो फिर वो इनडिविजिबल है। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट वो है कि जो प्रोजेक्ट हमने सोचा है अगर वो ना भी कर सके तो उसका प्रोपोर्शन भी चल जाएगा, इसको डिविजिबल कहते हैं। ये मतलब है स्केल डाउन का, यानी प्रोजेक्ट का जो स्केल हमने सोचा हुआ है उससे कम में भी हो सकता है। यानी जो उस प्रोजेक्ट से कमाना था अगर हम उसका 50% करते हैं तो वो कमाई भी फिर 50% हो जाएगी। ये मतलब है इस बात का। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी के ही सीमेंट प्लांट अलाउड हो, कि इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का ही प्लांट लगता है, रेगुलेशंस हो उस मुल्क के अंदर। अगर आपने, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह भी तो कंट्रोल होनी है ना, फिर उसके अलावा ये भी शर्तें हो सकती हैं कि मोटरवे के पास होना चाहिए, फिर आबादी से इतना दूर होना चाहिए, फिर इतने एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट, हो सकता है रेगुलेशन हो कि सीमेंट प्लांट होगा तो इतनी कैपेसिटी वाला होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और प्लांट लगाना है किसी और जगह अप्रूवल ले, फिर वहां फैक्ट्री लगाएं, यानी एक प्लांट की कैपेसिटी इतनी ही होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ये तो डिविजिबल का मतलब वो है कि जो हमने सोचा हुआ है
उतना ना भी कर सके तो उसका प्रोपोर्शन भी कर सकेंगे, ये मतलब है इस बात का। ये बात आपको याद नहीं रहनी है, अगर थोड़ी सी लिखना चाहें तो अपने लिए लिख लें कुछ कि डिविजिबल से मुराद क्या है। डिविजिबल का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट जितना को हमने सोचा है, मतलब जिसके कैश फ्लोज बनाए हैं, जो आपको सवाल में दिए हुए हैं, जो उसकी ओरिजिनल शक्ल आपको सवाल में दिया हुआ है वो फुल प्रोजेक्ट की शक्ल है, उससे कम करना चाहे तो प्रोपोर्शनेटली कम भी हो सकता है, इसको डिविजिबल कह रहे हैं। डिविजिबल के बारे में अपने आपको बता रहे थे कुछ आप। अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि सिंगल पीरियड राशनिंग है या मल्टीपल पीरियड राशनिंग है। ये दोनों शाखें यहां भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हुए तो चाहे सिंगल पीरियड राशनिंग है चाहे मल्टीपल पीरियड राशनिंग है, हल यही है, इसलिए मैंने यहां शाखें नहीं बनाई। यहां पर हल अलग अलग हैं इसलिए शाखें बनाई हैं। अच्छा, ये भी आप अपने आप को थोड़ा सा समझा लें कि सिंगल, मैंने ये बातें लिखी हुई हैं किताब के अंदर, लेकिन जो लोग लेक्चर नोट बना रहे होते हैं तो मैं इसलिए बोर्ड पे भी शाखें बना देता हूं। अगर आप अपने आप को बताना चाहें, वैसे मैंने लिखा हुआ है किताब में, लेकिन जो बताना चाहें अपने आप को, सिंगल पीरियड राशनिंग, कैपिटल राशनिंग क्या मसला क्या है? जितने पैसे चाहिए उससे कम है। सिंगल पीरियड राशनिंग, ये एक तो ये सवाल भी तभी है जब इन्वेस्टमेंट्स बस एक पीरियड में चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स बस एक पीरियड में चाहिए से मेरी मुराद ये है कि प्रोजेक्ट ए 50, 30, 40 और 100 और 60, 30, 20 और 30। टू ऑनवर्ड्स रिटर्न फेज शुरू हो जाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट्स यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए। कितनी चाहिए? 220, 140। इतनी हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इतने फंड्स रिक्वायर्ड हैं। यहां पर फंड्स इतने नहीं है अवेलेबल, यहां हैं तो ये सिंगल पीरियड राशनिंग है, और अगर वहां भी नहीं अवेलेबल तो ये मल्टी पीरियड राशनिंग है। और अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमें अभी ही चाहिए होती, उसके बाद चाहिए ही ना होती, तो फिर तो है ही सिंगल पीरियड राशनिंग ना। मल्टी पीरियड राशनिंग ही तब है जब मल्टीपल पीरियड में इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न उसके बाद शुरू होगा, और मल्टीपल पीरियड में पैसों की तंगी है, तो ये मल्टीपल पीरियड राशनिंग है। ये बात दोबारा, अगर हमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, तो ये तो है ही सिंगल पीरियड राशनिंग। लेकिन अगर मल्टीपल पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए लेकिन तंगी पैसों की सिर्फ एक पॉइंट पे ही है, तो भी वो सिंगल पीरियड राशनिंग है। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे पैसों की तंगी है तो वो मल्टी पीरियड राशनिंग है। लंबी बात होगी ना। अगर हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जो नॉर्मल सवालों में होती भी है, उसके बाद कमाना शुरू कर देंगे, तो ये तो है ही सिंगल पीरियड राशनिंग। लेकिन अगर मल्टीपल पीरियड में हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, पैसों नहीं, मल्टीपल पीरियड में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसों की तंगी सिर्फ एक पीरियड में है, वो सिंगल पीरियड राशनिंग है। और मल्टीपल पीरियड में पैसों की तंगी है तो ये मल्टीपल पीरियड राशनिंग है। तो ये सिंगल पीरियड और मल्टीपल पीरियड भी अपने आप को समझा लें, फिर इसका हल बताता हूं। इसके हल की प्रैक्टिस तो अगली क्लास में कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको एक पूरी ओवरव्यू दे रहा हूं, पिक्चर। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग सब एस्टिमेट्स ही हैं।
लिख लिया। इस मसले का हल है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स यूजिंग रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। ये करके ही दिखाऊंगा मैं, अभी मैं आपको बस पूरी एक पिक्चर दिखाना चाह रहा था। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स बनाया करेंगे रैंकिंग को यूज करके, और रैंकिंग होगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है कोई चीज, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करेंगे, और उन रैंकिंग के हिसाब से हम प्रोजेक्ट को चुनेंगे। जिन्होंने भी बहुत ज्यादा पहले कैफ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत उनको याद है, तो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में प्रोडक्ट्स की रैंकिंग होती है और अवेलेबल रिसोर्सेज को फिर उन रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्ट्स में बांटते हैं। तो ये कुछ वैसी सी बात है कि प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग होगी और वो रैंकिंग इस बेस पे होगी। जिन्होंने भी करीब करीब पढ़ा है तो उसमें प्रोडक्ट्स की रैंकिंग हुआ करती थी कंट्रीब्यूशन पर के हिसाब से, फिर रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट्स चुनते जाते थे कि रिसोर्सेज पूरे खत्म हो जाएं। यहां पर प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग होगी इसके हिसाब से, और प्रोजेक्ट्स रैंकिंग के हिसाब से चुनना शुरू कर देंगे जब तक पूरे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। और मल्टीपल पीरियड राशनिंग का हल हुआ करता है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये बचपन में शायद कहीं क्यूएम में पढ़ा होगा, तो इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और बड़ी बारीकी से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं बोर्ड पे इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। तो ये कैपिटल राशनिंग की पूरी एक फैलाव है। दोबारा दो में फंड पैसे अवेलेबल है, पैसे तो हमारे पास हैं। नहीं देखो, जीरो पे टोटल पैसा अगर हम सब में लगाना चाहें तो 220 मिलियन चाहिए, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो 170 अवेलेबल है। इनमें अवेलेबल पैसा नहीं है, पैसा हमारी जेब में पड़ा है, वो पैसा हमने इनमें इन्वेस्ट करना है। तो इनमें सब इन्वेस्टमेंट करनी हुई तो इतने पैसे चाहिए, लेकिन जेब में इतने हैं। हाँ जी, ये दरख्त नोटेड। चलें फिर इसकी अगली क्लास में इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।